कक्षा 10 का एक टॉपिक देख रहे थे, अध्याय नंबर 6 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हमारे पास नंबर 1 पर चल रहा था पोषण। पोषण जो है हमारे हरे पौधों के अंदर देख चुके थे पोषण की प्रक्रिया। आज हम देखेंगे पोषण की प्रक्रिया जो मानव के अंदर कैसे होती है, अर्थात तो भोजन का पाचन मानव के अंदर कैसे होगा। तो देखो, सबसे पहले हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें जो भोजन है, भोजन के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो भोजन के अंदर मुख्यतः प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, विटामिन, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। देखो, ये सभी तत्व, इन सभी को तत्वों को हम क्या बोलते हैं, पोषक तत्व भी कहते हैं। अब देखो, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है, ये जो तीन है, तीन का तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। लेकिन जल, विटामिन, खनिज लवण, इनका पाचन नहीं होता है और हमारे शरीर के अंदर सीधा ही इनका अवशोषण कर लिया जाता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है, इनका पाचन हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होगा और किन किन भागों में होगा। तो देखो, सबसे पहले जो भोजन करते हैं वो कहाँ पर जाएगा, हमारे मुख के अंदर जाएगा। फिर मुख से होता हुआ जो हमारे पास ग्रास नली है, तो 2 नंबर पर जो भोजन है वो कहाँ पर आ जाएगा, ग्रास नली में। फिर ग्रास नली से होता हुआ भोजन कहाँ पर आ जाता है, आमाशय के अंदर आ जाता है 3 नंबर पर। और आमाशय से होता हुआ फिर 4 नंबर पर कहाँ चला जाता है, छोटी आंत के अंदर चला जाता है। और छोटी आंत में जब भोजन का पाचन हो जाता है तो फिर बड़ी आंत में चला जाता है। और बड़ी आंत में जब भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है, फिर ये कहाँ पर चला जाता है, मलाशय या मलद्वार के अंदर चला जाता है। तो देखो, ये तो थे वो अंग जिसमें जो पाचन क्रिया में भाग ले रहे थे। अब इनमें देखो भोजन का पाचन कैसे होता है वो देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर देखेंगे मुख। देखो, मुख के अंदर जो भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मुख्य तो उसका पाचन होता है। तो मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना शुरू हो जाता है। और मुख के अंदर देखो हमारे पास दांत और जीभ, ये 2 अंग पाए जाते हैं। तो दांत तो भोजन के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। और जो जीभ है, एक तो उनका स्वाद पहचानने का कार्य करती है और उसमें रस स्रावित करती है। अब देखो, मुख के अंदर जो हमारे पास लार ग्रंथि पाई जाती है, इससे 2 पदार्थ निकलते हैं जिसको हम एंजाइम भी कहते हैं। तो टाइलिन निकलता है, एक लाइसोजाइम निकलता है। टाइलिन क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है, इसके बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं कार्बोहाइड्रेट को, उनको स्टार्च कहते हैं। और जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, इनको माल्टोज कहते हैं। तो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य किस एंजाइम के द्वारा किया जाएगा, टाइलिन के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जो लाइसोजाइम है, ये जो लाइसोजाइम क्या करता है, जो भोजन के अंदर जितने भी जीवाणु, बैक्टीरिया अगर वह होते हैं, तो उन सभी को खात्मा करने का कार्य लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा किया जाता है। अब देखो, जो कभी कभी हमने देखते होंगे जो बच्चे हैं, उनमें जो लार है वो बाहर निकलती रहती है। तो इस लार के अंदर क्या है, बहुत सारे लाइसोजाइम होते हैं। अब जो बच्चों के हाथ में कुछ भी चीज होती है, जैसे मान लो पेन है या फिर कोई भी प्लास्टिक है, ये सब वो अपने मुंह में लेता रहता है। तो जब वो बच्चा है वो अपनी सुरक्षा खुद ही कर लेता है, क्योंकि उसके मुख के अंदर जो लार है, लार के अंदर बहुत सारे लाइसोजाइम पाए जाते हैं, जो इन पदार्थों के द्वारा जो भी बैक्टीरिया जो चिपके रहते हैं, उन सभी का खात्मा लाइसोजाइम के द्वारा हो जाता है। इसलिए बच्चा बीमार नहीं पड़ता है। फिर है ये जो भोजन का पाचन जब इस मुख के अंदर हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुख के अंदर हो गया। अब जैसे ये भोजन, अब देखो, एक ग्रास नली से होता हुआ सीधा कहाँ आ जाता है, आमाशय के अंदर आ जाता है। मतलब ग्रास नली से फिर धीरे धीरे होता हुआ आमाशय के अंदर आएगा। तो कौन सी गति होती है ग्रास नली के अंदर, तो भोजन की होती है क्रमानुकुंचन गति। जब भोजन इस ग्रास नली से धीरे धीरे होता हुआ आमाशय के अंदर आता है, तो इस गति को हम बोलेंगे क्रमानुकुंचन गति। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, सिर्फ इसका एक मार्ग है जो मुख और आमाशय के द्वारा ये जुड़ा रहता है। फिर देखो, जो ग्रास नली के बाद में जब भोजन आमाशय के अंदर आएगा, तो आमाशय के अंदर जब भोजन आ गया, तो भोजन यहाँ पर कम से कम 2 या 3 घंटे ठहरता है। अब देखो, जब ये भोजन यहाँ पर जब आ जाएगा, तो भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो कहाँ हो गया था, मुख के अंदर हो गया था। अब जो इसमें रहेगा प्रोटीन, तो इस आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है। अब आमाशय के अंदर अगर प्रोटीन का पाचन होगा, तो देखो आमाशय के अंदर यहाँ पर ग्रंथि पाई जाती है, और इस ग्रंथि को हम बोलते हैं जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि से 3 पदार्थ निकलते हैं मुख्यतः। एक तो जठर ग्रंथि से निकलेगा HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। एक निकलेगा पेप्सिन एंजाइम और एक निकलेगा श्लेष्म। देखो, तीनों के कार्य अलग अलग हैं। जब भोजन यहाँ पर आ जाता है, तो जैसे भोजन आ जाएगा इस जठर ग्रंथि के द्वारा, सबसे पहले तो निकलेगा HCl पदार्थ। ये HCl पदार्थ क्या करेगा, देखो, जब भोजन यहाँ पर आ गया, जब इसमें HCl मिलता जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, देखो नाम से ये अम्ल, इसका मतलब अम्ल है इसके अंदर। जब भोजन के अंदर अम्ल आकर मिलेगा, तो भोजन का माध्यम अम्लीय बन जाता है। तो भोजन को अम्लीय बनाने का काम किसके द्वारा होता है, HCl के द्वारा। और इसका एक दूसरा काम ये भी होता है कि जब भोजन के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह जो शेष रह जाते हैं, जो लाइसोजाइम के द्वारा खत्म नहीं होते, वो इस HCl के द्वारा यहाँ पर आकर खत्म हो जाते हैं। मतलब जितने भी जो जीवाणु है वो HCl आकर यहाँ पर खत्म कर देते हैं। तो ये हो गया इसका दूसरा कार्य है। तो HCl के 2 कार्य हो गए, भोजन को अम्लीय बनाना और बैक्टीरिया या जीवाणु का खत्म करना। अब देखो, जो इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जठर ग्रंथि के द्वारा, पेप्सिन एंजाइम निकलते हैं। और पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, मुख्यतः प्रोटीन का पाचन करता है। जो प्रोटीन के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं भोजन के अंदर, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य पेप्सिन एंजाइम के द्वारा संपन्न किया जाता है। और एक श्लेष्म है, देखो श्लेष्म का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। श्लेष्म क्या करता है, जैसे मान लो अगर हम खाना खाते हैं तो HCl बाहर निकलता रहता है, और जो HCl है वो अधिक अम्लीय पदार्थ है, जो हमारे जो आंतरिक जो सतह है इस आमाशय की, इसका मतलब वो इसको जला सकता है। तो फिर हमारा पेट जलता क्यों नहीं है, तो देखो जलता इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो सतह पाई जाती है,
इस सतह के नीचे एक झिल्ली पाई जाती है, और ये झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, श्लेष्म झिल्ली कहते हैं। ये श्लेष्म झिल्ली देखो क्षारीय पदार्थ छोड़ती रहती है साथ के साथ, और एक क्षारीय पदार्थ जब छोड़ेगा इसका मतलब इसके अंदर अम्ल है, तो अम्ल और ये क्षार दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। अम्ल प्लस क्षार, अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो उदासीन पदार्थ बन जाते हैं, इसलिए हमारे पेट के अंदर जलन नहीं होती है। अब देखो जलन कब होती है, जब अगर हम कभी कभी जब बहुत अधिक मात्रा में खाना खा लेते हैं या फिर भोजन अगर पचता नहीं है अच्छे से, तब अम्ल का मान अधिक आकर इसमें मिल जाते हैं। जिसका मतलब अम्ल का मान अधिक हो गया, तो अम्ल का मान अधिक हो जाता है तो हमको एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी हो जाती है कभी कभी इस अपच की स्थिति में भोजन वापस कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, जिसके कारण हमको जलन भी महसूस होती है, या फिर जैसे मान लो नाक या फिर मुंह में भी हमारे पास बहुत अधिक जलन होती है। तो वो जो जलन है वो इस HCl के कारण ही होती है। चाहे हम कितने भी स्वादिष्ट पदार्थ खा लें, फिर चाहे आइसक्रीम हो, फिर चाहे वो खीर हो स्वादिष्ट, क्योंकि अंदर जाएगी तो उसमें कौन सा पदार्थ मिल जाता है, HCl मिल जाएगा, और जब ये बाहर आ जाता है तो इसका मतलब हो कि जो इसके अंदर हमको खट्टा पदार्थ लगता है वो इस HCl के कारण ही लगता है। अब देखो एसिडिटी जब हो जाती है तो इसको कम करने के लिए, इसका मतलब अम्ल ज्यादा है, इसको कम करने के लिए क्षार लेना पड़ेगा। तो क्षार के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, इनो का। अच्छा, इनो तो हमने देखो बहुत बार सुना भी होगा कि जब अगर एसिडिटी हो जाती है तो इनो लीजिए। अब इनो में क्या आता है, क्षार आता है, तो इसलिए क्षार बाहर से लेते हैं। जब एक क्षार अंदर जाएगा तो इस अम्ल के प्रभाव को कम कर देगा, और अम्ल के प्रभाव को कम कर देगा तो इसका मतलब भोजन कैसे हो जाएगा, यहाँ पर उदासीन भी हो जाएगा, और जब भोजन उदासीन होता है तो हम कह देते हैं कि हमको एसिडिटी से आराम मिल गया। इसी तरीके से जैसे मान लो इनो है, इनो के अंदर क्या होता है, क्षार का नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिर इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका अगर हम सेवन करते हैं हमको एसिडिटी से हमको राहत मिल जाती है। अब देखो जब यहाँ से भोजन जब 2-3 घंटे रह जाता है, जब इसका पूरा का पूरा पाचन हो जाता है, तो इसका मतलब भोजन किस माध्यम में बदल गया, अम्लीय माध्यम। अब जैसे अगर भोजन अगर अम्लीय माध्यम में बदल गया तो उसके बाद में कहाँ जाना चाहेगा, ये छोटी आंत के अंदर जाएगा। अब छोटी आंत में जब अगर भोजन जाता है तो फिर वो क्षारीय माध्यम में पचाता है। अब भोजन है हमारे पास अम्लीय माध्यम में, और छोटी आंत कहता है कि जब तक इसमें क्षारीय माध्यम ना हो तब तक मैं इसको पचाऊंगा नहीं। तो छोटी आंत क्या करता है, यहाँ पर देखो, अब जो हमारे पास यहाँ पर एक यकृत ग्रंथि होती है, यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि क्या करती है, पित्रस का स्राव करती है, और ये पित्रस जाकर सीधा किसे जुड़ा रहता है, छोटी आंत से। अब ये पित्रस क्या करता है, अब पित्रस जैसे मान लो इसके अंदर चला गया, और पित्रस जो है वो क्षारीय माध्यम में होता है। अब जैसे जैसे अगर भोजन यहाँ पर आएगा तो पित्रस इसमें मिलता जाता है। अब जैसे जैसे भोजन इसमें आएगा तो पित्रस इसमें मिलता जाएगा, तो फिर भोजन का माध्यम कैसा बनता रहेगा, क्षारीय माध्यम। तो भोजन यहाँ से आगे चला जाता है छोटी आंत के अंदर। तो छोटी आंत के अंदर जो भोजन चला गया वो कौन सी माध्यम में हो गया, क्षारीय माध्यम में हो गया। तो इसका मतलब है कि क्षारीय माध्यम में बदलने का कार्य किसका है, पित्रस का है। और पित्रस क्या करता है, अब देखो पित्रस जो है और जो इसके अंदर जो वसा है, तो वसा का पाचन में पित्रस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि देखो प्रोटीन का, देखो कार्बोहाइड्रेट का तो मुख में हो गया था, प्रोटीन का किस में हो गया था, हमारे पास आमाशय के अंदर हो गया। अब क्या बच गई हमारे पास, वसा। तो वसा का जो पाचन है वो कौन करता है, हमारे पास यकृत ग्रंथि में से एक पित्रस स्रावित होता है, जो यहाँ पर इसको क्षारीय माध्यम में बदल देता है और इसको वसा का पाचन करता है। अब देखो ये जो पित्रस है, जो पित्रस देखो इस यकृत ग्रंथि के अंदर एक छोटी सी थैली के अंदर संग्रहित रहता है, मतलब इकट्ठा रहता है। इसको हम पित्ताशय कहते हैं, पित्ताशय, यानी कि पित्रस जहाँ स्थित होता है उसको हम बोल देते हैं पित्ताशय। अब देखो जैसे अगर इस भोजन छोटी आंत में आ जाएगा तो छोटी आंत में अब इस भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। ध्यान रखना, भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत के अंदर होगा। यहाँ पर मुख में देखो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का हो गया था, यहाँ पर हमारे पास इसमें प्रोटीन का हो गया था, और यहाँ पर वसा। अब देखो जब हमने शुरू में कार्बोहाइड्रेट लिया था तो कार्बोहाइड्रेट के देखो बड़े बड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए थे। प्रोटीन के भी जो बड़े बड़े टुकड़े थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए थे। वो कहाँ पर टूट गए थे, आमाशय के अंदर। और वसा के जो बड़े बड़े टुकड़े थे यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। अच्छा, अब देखो फिर भी ये कोशिकाएं अभी टुकड़े इतने बड़े हैं कि वो इनको अवशोषण नहीं कर पाती, इसलिए ये देखो टुकड़े जब और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, अब देखो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगे तभी इन कोशिकाएं इनको ग्रहण कर पाएंगी। अब देखो जो हमने कार्बोहाइड्रेट को जब इसमें बदला था, बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में, तो सबसे पहले इसमें क्या हमने कार्बोहाइड्रेट जो टाइलिन एंजाइम था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा था। अब देखो इसके अंदर भी जो हमारे पास अग्नाशय ग्रंथि है यहाँ पर स्थित रहती है, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि से 3 रस निकलते हैं। देखो अग्नाशय जो ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि के हमारे पास लगभग 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जो ट्रिप्सिन है, टाइलिन है और लाइपेज है। देखो टाइलिन का कार्य वही है जो कार्बोहाइड्रेट के जो छोटे छोटे हमारे पास टुकड़े हो गए थे उनको और अधिक छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य यहाँ पर टाइलिन के द्वारा छोटी आंत में किया जाता है। और फिर है जो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है, जैसे प्रोटीन का पाचन हुआ था, प्रोटीन के बड़े टुकड़े छोटे टुकड़ों में टूट गया और वो कहाँ पर आ गया,
यहाँ पर हमारे पास छोटी आंत में आ गया था। अब छोटे जो टुकड़े हैं उनको और अधिक छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य ट्रिप्सिन के द्वारा किया जाता है। तो ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े थे, उनको और अधिक छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य जब ये करता है, और छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। तो देखो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने का कार्य किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है, ट्रिप्सिन के द्वारा। और जो टाइलिन है वो कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल देता है, ग्लूकोज के अंदर बदल देता है। जो सबसे छोटे टुकड़े हैं ये देखो, एमिनो अम्ल भी सबसे छोटा टुकड़ा हो जाता है, ग्लूकोज भी सबसे छोटा टुकड़ा हो जाता है। और जो हमारे पास वसा है, तो वसा को वसीय अम्लीय ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य लाइपेज के द्वारा किया जाता है। अब देखो जो वसीय अम्लीय छोटे छोटे हमारे पास कण हो जाते हैं, ये इतने छोटे कण हो जाते हैं कि अब इनको जो हमारे पास शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो इनका आसानी से क्या कर सकते हैं, अवशोषण कर लेगी। और देखो जैसे मान लो छोटी आंत में यहाँ पर इसका संपूर्ण पाचन हो गया, यहाँ तक इसका संपूर्ण पाचन हो जाता है छोटी आंत के अंदर। अब देखो छोटी आंत के अंदर इसमें से छोटे छोटे संरचनाएं पाई जाती है, और ये जो संरचनाएं हैं जिनको हम बोलते हैं दीर्घरोम, मतलब कांटे जैसे होते हैं इसके अंदर, इस तरीके से वो कांटे को हम क्या बोलते हैं, दीर्घरोम बोल देते हैं इन कांटों को। ये आंतरिक सतह पर लगी रहती है दीर्घरोम, और ये जो दीर्घरोम है कांटे, ये हमारी छोटी छोटी नसों के द्वारा जुड़ी रहती है। ये छोटी छोटी नसें जो हमारे पूरे शरीर तक फैली रहती है। अब देखो दीर्घरोम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर भोजन का पाचन हो जाएगा, तो भोजन का पाचन हो जाएगा तो एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, वसीय अम्ल हो, तो इन सभी को ग्रहण करने का कार्य दीर्घरोम के द्वारा किया जाता है। दीर्घरोम जब इनको ग्रहण कर लेंगे इन सभी भोजन को, तो ये रुधिर तक पहुंचा देंगे, और रुधिर है जो शरीर के सभी भागों तक पहुंचा देता है, क्योंकि रुधिर जो है हमारे पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित होता रहता है। तो इस तरीके से शरीर की सभी कोशिकाओं तक ये जो हमारे पास है भोजन के जो छोटे छोटे कण है, चाहे वो एमिनो अम्ल हो या ग्लूकोज हो या वसीय अम्लीय ग्लिसरॉल हो, यहाँ पर इस प्रोसेस के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। अब देखो लास्ट में है, जब यहाँ पर भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है, तो अब यहाँ से जो भोजन हो कहाँ चला जाएगा, हमारे से बड़ी आंत में चला जाएगा। तो देखो 4 हो गया था, नंबर 5 बड़ी आंत। अब देखो बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में सिर्फ जब हमारे पास भोजन आगे चला गया, प्रोटीन का, फिर कार्बोहाइड्रेट हो या फिर वसा हो, इन सभी का पाचन तो देखो हमारे पास छोटी आंत में हो गया था। अब जब भोजन आगे आएगा तो भोजन के अंदर देखो, जो अब इसमें जल, विटामिन, खनिज, लवण, ये जो शेष रह गए थे, इन सभी का पाचन कहाँ पर हो जाएगा, इस बड़ी आंत में। तो ध्यान रखना, बड़ी आंत में सिर्फ भोजन का, जो भोजन के अंदर जो जल, विटामिन और खनिज लवण ये उपस्थित होते हैं, इन सभी का अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता है यहाँ पर। तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन कभी भी नहीं होता, सिर्फ जल, विटामिन और खनिज लवणों का क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ अवशोषण। जब यहाँ पर अवशोषण हो जाता है, तो अब जो लास्ट में जो हमारे पास अपचित भोजन जो बच जाता है, वो लास्ट में कहाँ पर चला जाता है, मलाशय के अंदर चला जाता है। 5 नंबर यहाँ पर जाकर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और जो नित्य क्रिया के द्वारा हमको इसको बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया मनुष्य के अंदर संपूर्ण हो जाती है। तो देखो इसमें एक ये ध्यान रखना, जब भी अगर इसमें मनुष्य के भोजन के पाचन की प्रक्रिया अगर हम देखेंगे, तो इसको 2 भागों में बांटेंगे, एक तो अंग और एक ग्रंथियां। तो इसमें अंग तो कौन कौन से हो गए, नंबर 1 मुख, फिर हो गए हमारे ग्रास नली, 3 नंबर पर आमाशय, 4 पर छोटी आंत, फिर 5 पर हमारी बड़ी आंत हो गई, और 6 पर क्या हो गया, मलद्वार। ये तो हो गए अंग जो इसमें केवल भाग ले रहे थे, केवल यहाँ पर जो भोजन जा रहा था। अब इनको जो पचाने का कार्य है वो कुछ ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। वो कौन कौन सी ग्रंथियों के द्वारा किया गया था, मुख के अंदर अगर बात करें तो 1 नंबर पर थी हमारे पास लार ग्रंथि, 1 नंबर पर हमारे पास थी लार ग्रंथि, और 2 पर अगर हम बात करें फिर आमाशय के अंदर गए तो फिर वहां पर जठर ग्रंथि आ गई। फिर अगर हम बात करें तो इधर हमारे पास यकृत ग्रंथि आ गई 3 पर, और फिर 4 पर कौन सी आ गई, अग्नाशय ग्रंथि। तो भोजन को पचाने में ये ग्रंथियां ही इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा ले रही थी। अब देखो इन ग्रंथियों के द्वारा क्या स्रावित किए जाते हैं, एंजाइम। इन ग्रंथियों के द्वारा क्या स्रावित किए जाते हैं, एंजाइम। तो लार ग्रंथि के द्वारा ध्यान रखना, लार ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से एंजाइम, एक तो आपके पास यहाँ पर टाइलिन हो जाएगा, और एक हमारे पास आया था लाइसोजाइम जो बैक्टीरियाओं को मारने का कार्य करता है। और जो जठर ग्रंथि है उसके अंदर हमको 3 देखे थे, जैसे HCl हो गया, श्लेष्म हो गया, और एक कौन सा हो गया था, पेप्सिन। ये 3 हो गए थे। और फिर अगर यकृत ग्रंथि की बात करें तो इसमें पितरस स्रावित होता था, पितरस जो वसा का पाचन करता था। ये किसका पाचन करता है, वसा का। और पितरस कहाँ इकट्ठा रहता है, यकृत ग्रंथि के अंदर, पित्ताशय के अंदर। अब देखो जो अग्नाशय है, अग्नाशय में भी फिर हम देखें तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा भी इसमें 3 रस डाले जाते थे। वो कौन कौन से डाले जाते थे, ट्रिप्सिन हो गया, टाइलिन हो गया और लाइपेज हो गया। जब ये सब इसमें डाले जाते थे, ये सभी देखो अलग अलग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सभी का ये सभी मिलकर पूरे भोजन का इसमें पाचन की क्रिया में भाग ले लेते हैं, पूरे भोजन को पचा देते हैं। और जब इसमें पच जाते हैं तो देखो इसमें जो छोटी आंत के अंदर जो इसमें छोटे छोटे जो देखो आपको बाहर वाली संरचना दिख रही होगी, इनको हम दीर्घरोम कहते हैं। और ये दीर्घरोम
नलियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। जब भोजन का पाचन हो जाता है तो ये देखो कोशिकाएं इन भोजन को यहाँ से अवशोषित करती रहती है, छोटी छोटी कणों को अवशोषित करती है। और जब ये रुधिर हमारे पास नलिकाओं में रहती है तो रुधिर के द्वारा ये शरीर के सभी भागों तक ये कण पहुंचा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से देखो हमारे पास जो शेष पदार्थ बच जाता है वो बड़ी आंत में आ जाएगा, और बड़ी आंत में आने के बाद यहाँ पर केवल जल, विटामिन और खनिज लवण का यहाँ पर सिर्फ अवशोषण होगा, ना कि यहाँ पर इसका पाचन होगा। और शेष हमारे पास जो पदार्थ बच जाता है वो आगे मलाशय के अंदर चला जाता है। और इस तरीके से मनुष्य के अंदर जो पाचन की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको इसमें समझ में नहीं आए तो आप इसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आपको उम्मीद है कि आपको फिर से समझ में जरूर आ जाएगा।